Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 12 विराम चिन्ह फिर से समझाने जा रही हूँ। भावों के अनुसार किसी बात पर बल देने के लिए लिखते तथा पढ़ते समय विराम चिन्हों की सहायता ली जाती है। विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ समझने में सहायक होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमें वाक्य में कहाँ पर किस जगह कितना रुकना है। विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण द्वारा इसे और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। माँ बाहर जाते समय अपने पुत्र शुभम के लिए नोट छोड़ गई, जिसमें लिखा था, विद्यालय से आकर खेलना मत पढ़ना। माँ चाहती थी कि शुभम स्कूल से आकर पढ़े, लेकिन माँ ने आकर देखा शुभम खेल रहा है। कक्षा में अध्यापिका ने पूछा कि माँ को यह वाक्य कैसे लिखना चाहिए था। रूपाली ने श्यामपट्ट पर पुनः यह वाक्य इस प्रकार लिखा, विद्यालय से आकर खेलना मत, अल्पविराम, पढ़ना पूर्ण विराम। हम कह सकते हैं कि विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ समझने में सहायक होता है। विराम चिन्ह हमें बताते हैं कि किस स्थान पर कितना रुकना है। विराम चिन्ह लेखक के भावों को समझने में हमारी सहायता करते हैं। कक्षा 6 में हम आपको 10 विराम चिन्हों के बारे में बताएंगे। पहला है पूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। रुकने की मात्रा की दृष्टि से पूर्ण विराम सबसे दीर्घ होता है। इसका प्रयोग हर विराम चिन्ह से अधिक होता है। वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है, मैं 6ठी कक्षा में प्रथम आऊंगा। दूसरा विराम चिन्ह है अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। अल्प का अर्थ होता है कम। नाम से ही स्पष्ट है कि इस विराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां अल्प अर्थात बहुत थोड़े से समय के लिए रुकना पड़ता है। जैसे मेले में सुषमा, महिमा, श्वेता और हेमा जा रही है। विराम चिन्ह का तीसरा भेद है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। प्रश्नों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, सुमन कहाँ जा रही है। चौथा प्रकार है विस्मयादिबोधक, जिसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। विस्मय, आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि का भाव व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक प्रयुक्त होता है। जैसे, आहा कितना मनोहर चित्र है। पांचवा प्रकार है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह किसी वस्तु, व्यक्ति, पुस्तक, विशेष आदि का नाम लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, इंडिया टुडे हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपती है। इस चिन्ह का प्रयोग लेखक अथवा कवि का उपनाम लिखने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण, महाकवि हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता हैं। दूसरा प्रकार है दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे कबीर ने कहा, दुनिया हुई बावरी पाथर पूजन जाए। विराम चिन्ह का छठा भेद है निर्देशक, जिसे इंग्लिश में डैश कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रायः सूची आदि इत्यादि से पहले किया जाता है। उदाहरण, हमारे देश में बेरोजगारी अनेक कारणों से है, जिनमें प्रमुख है अशिक्षा, जनसंख्या की अधिकता तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। विराम चिन्ह का 7वां भेद है योजक, जिसे इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के मध्य किया जाता है। उदाहरण, प्रत्येक शिशु का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता का कहना माने। विराम चिन्ह का 8वां प्रकार है कोष्ठक। वाक्य में प्रयोग किए गए कठिन शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा दिए गए नाम को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। उदाहरण, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि पूर्वी हिंदी की एक बोली में की। विराम चिन्ह का 9वां प्रकार है लाघव चिन्ह।
संक्षेप सूचित करने के लिए यानी शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज को लिखने के लिए संक्षिप्त रूप के आगे इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर सिन्हा आज नहीं आएंगे। विराम चिन्ह का 10वां प्रकार है काकपद अथवा हंसपद। कौआ या हंस जब चलते हैं तो भूमि पर ऐसे ही निशान बन जाते हैं, इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा। लिखने में यदि कुछ छूट जाए तो इसी चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, मैं 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। इस प्रकार कक्षा 6 में आने वाले 10 विराम चिन्हों के बारे में आपको बताया। अब पाठ के मुख्य बिंदु पर एक बार फिर से दृष्टि डालते हैं। भावों के अनुसार किसी बात पर बल देने के लिए लिखते तथा पढ़ते समय विराम चिन्हों की सहायता ली जाती है। विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ समझने में सहायक होते हैं। विराम चिन्ह हमें बताते हैं कि किस स्थान पर कितना रुकना है। चिन्हों का स्थान बदल जाने से अर्थ भी बदल जाता है। पाठ के अंतर्गत करवाए गए प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास के प्रश्नों को पुनः दोहराएं और प्रश्नोत्तरों को याद करें। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।